दोस्तों आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि रिटायरमेंट के बाद इन्फ्लेशन मतलब कि महंगाई को बीट करना क्यों जरूरी है और इसके लिए म्यूचुअल फंड आपकी किस तरह से मदद कर सकता है। दोस्तों ये वीडियो उन लोगों के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही जो रिटायर हो चुके हैं या अगले 5 साल में रिटायर होने वाले, लेकिन दोस्तों ये उन लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो 30 से 35 साल की एज में है, क्योंकि दोस्तों अगर आप अर्ली एज में म्यूचुअल फंड का बेनिफिट समझ जाएंगे, इन्फ्लेशन को किस तरह से बीट करना है समझ जाएंगे, तो दोस्तों आपको रिटायरमेंट के बाद बहुत ज्यादा प्लानिंग करनी नहीं पड़ेगी और इसीलिए दोस्तों ये वीडियो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों आइए चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो ऑन द टॉपिक ऑफ व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू बीट द इन्फ्लेशन एंड हाउ म्यूचुअल फंड कैन हेल्प अस टू डू इट। दोस्तों रिटायरमेंट के बाद एक इंसान की जिंदगी में कुछ प्रायोरिटीज बन जाती है, जैसे कि उसकी हेल्थ, फैमिली को टाइम देना, अपनी जिंदगी को एंजॉय करना और उसी के साथ साथ दोस्तों रिटायरमेंट फाइनेंशियल प्लानिंग करना भी एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी बन जाती है। अब दोस्तों जब आप रिटायरमेंट फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं तो जनरली लोगों के दिमाग में यह होता है कि भाई अगर मुझे पेंशन है जो महंगाई के साथ बढ़ने वाली है तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर मेरी जिंदगी में पेंशन का ऑप्शन नहीं है तो मुझे कुछ फिक्स्ड इनकम सोर्सेज बनाने पड़ेंगे जिससे हर महीने मेरे अकाउंट में कुछ ना कुछ पैसा आते रहे। और दोस्तों ये पता है क्यों जरूरी है? क्योंकि ज्यादातर लोग तो सैलरीड होता है और सैलरीड लोगों को ये आदत पड़ जाती है कि महीने के एंड में उनके अकाउंट में कुछ ना कुछ पैसा सैलरी के तौर पर जमा हो जाए और उसी के बेसिस पर दोस्तों उनके पूरे महीने की फाइनेंशियल प्लानिंग चलती है और ऐसे उनका साल भी गुजरता है। तो दोस्तों जब आप रिटायर हो जाते हैं तो ये सोर्स आपका खत्म हो जाता है, तो उसके लिए आप बेसिकली प्लानिंग करते हो कि भाई मेरे अकाउंट में हर महीने कुछ ना कुछ पैसा आ जाए। और इसके लिए दोस्तों लोग क्या क्या जुगाड़ लगाते हैं? जनरली उनके पास ऑप्शन हो जाते हैं एफडीज के, फिक्स डिपॉजिट करने के, और दोस्तों जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है वो उनको वहां पर मददगार साबित होती है। उसी के साथ साथ दोस्तों जो पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम है वो उनको वहां पर हेल्प करती है। या तो दोस्तों वो लोग गवर्नमेंट बॉन्ड्स में पैसा लगा देंगे या तो दोस्तों वो ऐसे डेट इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगाएंगे जहां से उनको फिक्स रिटर्न आए। और दोस्तों ये एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी होती है क्योंकि रिटायरमेंट के बाद फिक्स इनकम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और जो भी इंस्ट्रूमेंट आपको फाइनेंशियली हर महीने कुछ पैसा गारंटी के तौर पर देने की बात करता है वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाता है। इसीलिए दोस्तों सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, एफडी, पोस्ट ऑफिस मंथली स्कीम ये बहुत ही फेवरेट्स माने जाते हैं उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं। तो दोस्तों रिटायरमेंट के बाद होता ऐसा है कि जैसे आप रिटायर हो जाते हो आपके पास आपके पीएफ का पैसा आ जाता है, आपकी ग्रेच्युटी का पैसा आ जाता है और लमसम तौर पे अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पर पकड़ूं तो 50 लाख से 1 करोड़ तक का पैसा दोस्तों अगर आपके पास आ जाता है तो आप उसको कुछ ऐसे जगह इन्वेस्ट करते हो जिससे आपकी कोशिश चलती है कि सालाना 4 से 6 लाख रुपए का रिटर्न मेरे को आते रहे और इस 4 से 6 लाख रुपए से मैं अपना घर चलाऊंगा। और उसी के साथ साथ दोस्तों एम ये भी रहता है कि जो 50 लाख या 1 करोड़ रुपए मुझे मिले और जो मैंने इन्वेस्ट किए वो बिल्कुल सेफ रहे ताकि एंड तक वो पैसा चलता है। लेकिन दोस्तों क्या यह धारणा टिकी रहेगी? नहीं दोस्तों, जब आप 60 साल की एज में रिटायर होंगे तब दोस्तों ये प्लान आपको बहुत बढ़िया लगेगा कि भाई आपको जो भी पैसा मिला है आपने उसको लमसमली एफडी में रख दिया, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में रख दिया, आपने उसको मंथली इनकम स्कीम में रख दिया पोस्ट ऑफिस के, और वहां से आपने जुगाड़ कर लिया कि साल का मुझे 4 से 6 लाख रुपए आएगा और इस पर मैं घर चलाऊंगा और आज आपको ये बहुत सफिशिएंट लग रहा है। लेकिन दोस्तों जैसे ही 10 साल हो जाएंगे रिटायरमेंट के बाद के, आप 70 साल की एज में आ जाएंगे, आपको पता चलेगा कि ये जो 4 से 6 लाख रुपए सालाना आपको मिल रहा है ये अब आपको घर के खर्चे चलाने के लिए कम पड़ रहा है क्योंकि वहां पर एक शैतान आ चुका है जिसका नाम होगा महंगाई। दोस्तों अगर आप महंगाई के सरकारी फिगर्स देखेंगे तो सरकार ये कहती है कि भारत में महंगाई सालाना 5 से 6% से बढ़ती है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली देखेंगे, आप मार्केट में जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा महंगाई कम से कम 9 से 10% से बढ़ती है। और दोस्तों रिटायरमेंट के बाद जो एक सेक्टर क्रिटिकल हो जाता है वो होता है हेल्थ केयर सेक्टर, क्योंकि हेल्थ केयर की नीड जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी हेल्थ केयर की नीड बढ़ते जाएगी। और दोस्तों हेल्थ केयर का इन्फ्लेशन पता है आपको कितना है? कम से कम 12% का। इसीलिए दोस्तों आपका एक इन्वेस्टमेंट किसी ऐसी जगह पर होना चाहिए जो हमको 12% से ऊपर का रिटर्न देने का पोटेंशियल दिखाता है या कम से कम कोशिश तो करता है। तो दोस्तों आइए चलिए डिस्कस करते हैं कि म्यूचुअल फंड किस तरह। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक जनमान्य धारणा के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं जो मैक्सिमम सीनियर सिटीजन के दिल में होती है। और ये पता है धारणा क्या होती है? ये होती है कि भाई अगर आप स्टॉक मार्केट में या शेयर मार्केट में पैसा डालोगे तो 100% आपको नुकसान ही होगा और ये श्योर शॉर्ट तरीका है अपना पैसा बर्बाद करने का।
अब दोस्तों ये जो धारणा है ये कोई गलत धारणा है ऐसा मैं नहीं कहूंगा, लेकिन दोस्तों इस धारणा के बहुत सारे अंग हो सकते हैं, बहुत सारे विचार करने के तरीके हो सकते हैं, उनके ऊपर भी हमको सोचने की जरूरत है। यस दोस्तों, ये बिल्कुल माना जाता है कि अगर आप शेयर मार्केट में पैसा डालो, अगर आपको सही तरह से नॉलेज नहीं है, अगर आपको सही तरह से इंफॉर्मेशन नहीं है और अगर आप वहां पर सही तरह से टाइम नहीं दे रहे हो तो आपको नुकसान होने का पोटेंशियल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन दोस्तों अगर आप सेंसेक्स या निफ्टी को लॉन्ग टर्म हॉरिजन में देखेंगे, मतलब कि 5 से 10 साल के हॉरिजन में देखेंगे, तो ऐसा कोई भी पीरियड आपको नहीं दिखेगा जहां पर निफ्टी ने नुकसान किया हो। निफ्टी हमेशा ग्रो करते रहता है, सेंसेक्स हमेशा ग्रो करते रहता है और इसका एकमात्र कारण यह है कि भारत की इकोनॉमी अभी भी डेवलपिंग इकोनॉमी है और अगले 10-20 साल तक दोस्तों हम भारत को डेवलप्ड होते हुए नहीं देख पाएंगे और इसीलिए हमारी कोशिश चलती रहेगी कि हम ग्रोथ को बहुत आगे ले जाएं और इस ग्रोथ में दोस्तों हमको हमेशा फायदा होने का चांस ज्यादा दिखता है। तो दोस्तों अगर आप ये सोचते हैं कि शेयर मार्केट में पैसा डालने से 100% नुकसान होता है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा ऐसा नहीं है। अगर आप शेयर मार्केट में सही जगह पर सही तरीके से और सही इंफॉर्मेशन के साथ पैसा डालें और उसको थोड़ा सा आप टाइम दे दें तो दोस्तों आपका पैसा भी अच्छा खासा बढ़ सकता है। और यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पैरामीटर होगा दोस्तों वो होगा टाइम का। और दोस्तों भले ही आप इस धारणा से बाहर आना चाहे या नहीं आना चाहे, मैं आपको बता दूं इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए आपके पास भारत में बहुत कम ऑप्शंस बचते हैं। दोस्तों अगर भारत में जितनी भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है उसमें से अगर आप निकाल देंगे तो मैक्सिमम आपको अपॉर्चुनिटीज दोस्तों फिक्स्ड इनकम अपॉर्चुनिटीज दिखेंगी, जिनका जो इंटरेस्ट रेट है वो 7 से 8% का ही सीनियर सिटीजन को मिलता है, जैसे कि एफडी में, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम में, या अगर आप डिबेंचर्स में जाना चाहे, अगर आप कहीं पर गवर्नमेंट बॉन्ड्स में जाना चाहे तो दोस्तों इससे ज्यादा आपको रिटर्न नहीं मिलने वाला। वहीं पर दोस्तों सत्यता यह है कि महंगाई बढ़ रही है और उसको बीट करने के लिए आपको कुछ इंस्ट्रूमेंट ढूंढने पड़ेंगे और भारत में ट्रेडिशनली जो इंस्ट्रूमेंट्स इसके लिए माने जाते हैं वो पता है कौन से होते हैं? वो होते हैं प्रॉपर्टी के और वो होते हैं गोल्ड के। और दोस्तों इतिहास ये कहता है कि गोल्ड भी इन्फ्लेशन को बीट करता है और प्रॉपर्टी भी इन्फ्लेशन को बीट करती है। लेकिन दोस्तों प्रॉपर्टी के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा करना पड़ता है। जो इनिशियल कैपिटल आपको लगता है वो बहुत बड़ा लगता है और रिटायरीज के पास में इतना कैपिटल होना आमतौर पर पॉसिबल नहीं हो पाता, इसलिए दोस्तों प्रॉपर्टी आउट ऑफ बॉन्ड हो जाती है। प्रॉपर्टी के साथ एक और प्रॉब्लम ये हो जाता है कि प्रॉपर्टी इलिक्विड होती है, कि आज अगर आपने डिसाइड किया कि मुझे प्रॉपर्टी बेचनी है तो तुरंत पे नहीं बिकेगी, कम से कम 1 से 2 महीने का समय तो आपको लगेगा, तभी आपको सही कस्टमर और सही भाव उसका मिलेगा। उसी के साथ साथ दोस्तों अगर आप सोने की बात करें तो सोना बढ़ता जरूर है, लेकिन सोना जो आम जनता लेती है पता है वो ज्वेलरी के फॉर्म में लेती है और वहां पर इमीडिएट ज्वेलरी बनाते हुए 10 से 12% वेस्टेज चार्जेस, वैल्यू एडेड चार्जेस और मेकिंग चार्जेस में बर्बाद कर देती है और इन्वेस्ट करते ही दोस्तों उनका 10 से 12 हजार का नुकसान हो जाता है, वहां पर सॉरी 10 से 12% का नुकसान हो जाता है और ये दोस्तों लॉन्ग टर्म रिटर्न्स को बहुत बुरी तरह से अफेक्ट करता है। अगर दोस्तों आप सोने को बुलियन के फॉर्म में लेंगे, मतलब कि कॉइन्स या बिस्किट के फॉर्म में लेंगे, तो भी दोस्तों सोने के साथ में सिक्योरिटी इश्यूज रहते हैं कि आप उसको घर में कैसे रखेंगे और घर में रखेंगे तो क्या वो सेफ रहेगा। तो ये सारे हैसल्स दोस्तों आपकी जिंदगी में होता है। और दोस्तों जब आप सोने को बेचने जाते हैं, भले ही दुनिया कितना भी कहे कि सोने का जो आज का रेट है वही आपको मिलेगा, आपको 1 से 2% दोस्तों दुकानदार रेट कम ही देता है और जनरली सोने को बेचने की मेंटेलिटी एक आम भारतीय परिवार की नहीं होती है। इसीलिए दोस्तों सोना एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट होते हुए भी उसमें लिक्विडिटी इश्यूज है, उसमें रिटर्न इश्यूज है, उसमें वेस्टेज इश्यूज है। इसीलिए दोस्तों सोना भी मैं एक बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं मानता हूं। तो दोस्तों इन्फ्लेशन को बीट करने के जो 3 अवेलेबल इंस्ट्रूमेंट्स आपके पास इंडिया में है वो है प्रॉपर्टी, गोल्ड या शेयर मार्केट। उसमें से दोस्तों प्रॉपर्टी इलिक्विड है, कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। गोल्ड दोस्तों अगर आप बुलियन फॉर्म में लेते हो तो भी एंड में जब आप बेचने जाओगे तो मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूं दुकानदार कभी भी आपको एग्जैक्ट रेट नहीं देगा और यहां पर दोस्तों आपका नुकसान होता है, प्लस गोल्ड की सिक्योरिटी इश्यूज होता है। और सीनियर सिटीजन दोस्तों जनरली इतने टेक सेवी नहीं होते कि डिजिटल गोल्ड खरीद ले या डिजिटल ईटीएफ खरीद ले, वो भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। और एक बात, गोल्ड की दोस्तों एक साइकिल चलती है, गोल्ड बहुत दिन तक एक रेट पर स्टेबल रहता है, फिर अगले 3 से 4 साल उसमें एक बहुत तेजी आ जाएगी, फिर अगले दोस्तों 3 से 4 साल तक फिर से स्टेबल हो जाएगा, फिर उसके बाद और 3 से 4 साल बाद तेजी आ जाएगी। और दोस्तों इतिहास गवाह है कि ये साइकिल डेफिनेटली फॉलो होती है क्योंकि ये डिमांड और सप्लाई से ड्रिवन होती है। और इसीलिए दोस्तों अगर आपने गोल्ड में पैसा डाला तो अगले 5 साल में वो डबल या ट्रिपल हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हाँ अगले 7 या 8 साल में वो डबल या ट्रिपल भी हो सकता है क्योंकि उसकी साइकिल ही उस तरह से चलती है। तो दोस्तों एक जो आसान साइकिल आपके आंखों के सामने रेगुलर रिटर्न देने वाली बनती है वो बनती है स्टॉक मार्केट की। और स्टॉक मार्केट में दोस्तों आपने पैसा डालना चाहिए इवन आफ्टर रिटायरमेंट, ये मेरा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है।
अब दोस्तों अगर हम ये मान गए कि भाई इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना एक वायबल ऑप्शन हो सकता है, तो दूसरा सवाल ये आता है कि स्टॉक मार्केट में पैसा लगाए किस तरह से जाए। दोस्तों जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपको शेयर्स खुद खरीदने तो आपको उसके लिए नॉलेज, इंफॉर्मेशन, टाइम तीन होना चाहिए और जनरली लोगों के पास ये नहीं होता है। इसीलिए दोस्तों सबसे आसान तरीका होता है म्यूचुअल फंड का। अब दोस्तों म्यूचुअल फंड की खासियत ये होती है कि म्यूचुअल फंड्स को जो लोग मैनेज करते हैं वो प्रोफेशनली क्वालिफाइड होते हैं। उनका दिन का 8 से 9 घंटे का दोस्तों यही काम होता है कि स्टॉक मार्केट को एनालिसिस करें, कौन सा शेयर ऊपर जाएगा, कौन सा शेयर नीचे जाएगा, इसके ऊपर स्टडी करें और उसके बाद ही इन्वेस्टर्स का पैसा यहां पर लगाएं। और दोस्तों क्योंकि ये लोग नॉलेज, इंफॉर्मेशन और टाइम तीनों शेयर मार्केट के ऊपर दे रहे हैं, इनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है हाई रिटर्न कमाने की एज कंपेयर टू अस नॉर्मल सिटीजन। तो दोस्तों ये लोग जब ये काम करते हैं तो फ्री में नहीं करते आपके लिए। तो दोस्तों यहां पर जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो एक टर्म होता है एक्सपेंस रेशियो का। और दोस्तों ये जो एक्सपेंस रेशियो होगा ये होगा 0.2% से लेके 1.2-1.5% तक का होता है। और दोस्तों ये चार्ज होता है जो वो फंड मैनेजर आपको लगाता है आपका पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, आपका पैसा मैनेज करने के लिए। अब दोस्तों अगर हमको मार्केट से अच्छा रिटर्न हासिल करना है और इसके लिए हमारे पास नॉलेज, इंफॉर्मेशन, टाइम नहीं है, तो डेफिनेटली 1% तक का दोस्तों हम डेफिनेटली एक्सपेंस रेशियो दे सकते हैं, चार्ज दे सकते हैं, जिससे कोई एक पढ़ा लिखा समझदार आदमी हमारे पैसे को सही तरह से इन्वेस्ट करे। तो दोस्तों म्यूचुअल फंड इस तरह से वर्क करता है। अब दोस्तों म्यूचुअल फंड होता क्या है? म्यूचुअल फंड होता है एक बास्केट ऑफ शेयर्स। मतलब कि दोस्तों समझ लीजिए आपने आज डिसाइड किया कि भाई आपको 4-5 सेक्टर्स में पैसा डालना है। आपको हेल्थ केयर में पैसा डालना है, आपको फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में पैसा डालना है, आपको बैंकिंग सेक्टर में पैसा डालना है, आपको ऑटोमोटिव सेक्टर में पैसा डालना है। और दोस्तों आपने डिसाइड किया कि हर सेक्टर के भाई मैं 4-4, 5-5 शेयर खरीद लूंगा। समझ लीजिए कि भाई अगर मैं ऑटोमोटिव में डालना चाहता हूं तो मैं हीरो मोटोकॉर्प का शेयर खरीद लूंगा, मैं बजाज ऑटोमोटिव का शेयर खरीद लूंगा, मैं महिंद्रा महिंद्रा का शेयर खरीद लूंगा। अगर मैं बैंकिंग में पैसा डालना चाहता हूं मैं एसबीआई का, कैनरा बैंक का, एचडीएफसी का, आईसीआईसीआई का शेयर खरीद लूंगा। मैं अगर दोस्तों एफएमसीजी में पैसा डालना चाहता हूं तो भाई मैं कुछ एचयूएल के पैसे शेयर्स खरीद लूंगा, आईटीसी के शेयर्स खरीद लूंगा। और दोस्तों ये सारे शेयर्स करके मैं एक बंडल बना लूंगा और जब भी कोई एक पर्टिकुलर सेक्टर ऊपर चला जाएगा तो उसमें मुझे फायदा होगा। और अगर समझ लीजिए 1-2 सेक्टर नीचे भी आ जाए तो जो बढ़ते हुए सेक्टर्स है इन नीचे आने वाले सेक्टर्स को हेज कर देंगे, बैलेंस कर देंगे। तो दोस्तों ये जो बास्केट ऑफ शेयर्स है ये आपको एक डाइवर्सिटी देता है, ये आपका रिस्क का हेजिंग करता है कि भाई अगर रिस्क एक दिशा में बढ़ रही है तो दूसरा सेक्टर एक दूसरे को बैलेंस कर दे या दूसरे स्टॉक एक दूसरे को बैलेंस कर दे। और इसीलिए दोस्तों आपको म्यूचुअल फंड में डाइवर्सिटी मिलेगी, आपको म्यूचुअल फंड में हेजिंग मिलेगी, उसी के साथ साथ दोस्तों म्यूचुअल फंड आपको बहुत अच्छा रिटर्न भी दे सकता है। तो दोस्तों अगर आपको म्यूचुअल फंड का कंसेप्ट समझ में आ गया तो मोटा तौर पर यही है दोस्तों कि आप मल्टीपल शेयर्स में एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर पैसा रख सकते हो। आप जो भी पैसा फंड मैनेजर को देगा वो जो पैसा है वो उसको सोच समझ के अपना स्टडी करके मल्टीपल शेयर्स में इन्वेस्ट करेगा जहां पर उसको लगता है कि रिस्क कम है और पैसा बढ़ने के चांसेस ज्यादा है। और इसके लिए दोस्तों वो फंड मैनेजर आपको छोटा सा चार्ज करेगा। ये होता है दोस्तों म्यूचुअल फंड का बेसिक कंसेप्ट। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि अब तक म्यूचुअल फंड से रिलेटेड 2 सवालों का जवाब मैं आपको बहुत अच्छे से दे पाया हूं। पहला सवाल था दोस्तों कि म्यूचुअल फंड में पैसा डालना क्यों जरूरी है। दूसरा सवाल था दोस्तों कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। अब आइए डिस्कस करते हैं म्यूचुअल फंड से रिलेटेड तीसरा सवाल कि भाई अगर मुझको पैसा म्यूचुअल फंड में डालना है तो मुझे किस तरह के म्यूचुअल फंड में डालना है और मुझे कहां डालना है। तो दोस्तों इस सवाल का जवाब देने के लिए सबसे पहले आपको रिटायरमेंट के बाद का जो बेसिक प्रिंसिपल है उसको समझना होगा। दोस्तों रिटायरमेंट के बाद आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि आपके पास जो भी फाइनेंशियल फंड है वो कैपिटल प्रोटेक्टेड रहे। मतलब कि जो भी पैसा आपके पास है वो बढ़ता रहे और वो माइनस में ना चला जाए। अब दोस्तों ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिंदगी भर तो आप काम कर रहे थे, आपने मेहनत करके पैसा जमा लिया, लेकिन रिटायरमेंट के बाद आपका अर्निंग पोटेंशियल कम हो चुका है। तो आपके हाथ में जो भी पैसा है वो कम से कम उतना तो रहना चाहिए, ये आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। और इसीलिए दोस्तों आप जब भी शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं या म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं तो आपको अनवांटेड रिस्क नहीं लेना है, आपको एकदम सेफ खेलते जाना है। अब दोस्तों जब हम रिस्क की बात कर रहे हैं तो हमको यह भी समझना जरूरी है कि भाई म्यूचुअल फंड में रिस्क कहां कहां पर आता है। दोस्तों देखिए म्यूचुअल फंड 3-4 तरह के हो सकते हैं। पहला म्यूचुअल फंड होता है डेट म्यूचुअल फंड।
डेट म्यूचुअल फंड होता है दोस्तों जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा लगाता है, मतलब कि वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स में पैसा लगाएगा, वो कॉर्पोरेट डेट डिबेंचर्स में पैसा लगाएगा, वो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स खरीद लेगा, वो ट्रेजरीज में पैसा लगाएगा, वो कहीं पर एफडी में भी पैसा लगाता है। मतलब कि जिस तरह से आप खुद का फिक्स्ड रिटर्न इन्वेस्टमेंट प्लान करते हो एफडी में, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में, पोस्ट ऑफिस स्कीम्स में, उसी तरह से दोस्तों जो डेट म्यूचुअल फंड्स होता है वो भी डेट इंस्ट्रूमेंट में लगाता है जहां पर रिटर्न्स गारंटीड होता है और वहां से दोस्तों आपको रिटर्न लाके देता है। लेकिन दोस्तों अगर डेट म्यूचुअल फंड्स में हमको पैसा लगाना होता तो भाई हम म्यूचुअल फंड्स में आते नहीं, क्योंकि हमको म्यूचुअल फंड्स यूज ही इसलिए करना है ताकि हम इन्फ्लेशन को बीट कर सके। फिक्स्ड इनकम से दोस्तों हमको बाहर आना है, हमको हाई रिटर्न टारगेट करना है, इसलिए हम आए। तो दोस्तों आपको अगर डेट इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगाना है तो आप खुद अपने होशियारी से लगा लीजिए, आप एफडी में लगा लीजिए, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में लगा दीजिए, आप डेट म्यूचुअल फंड्स के थ्रू ना जाए, ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन होगा। अब दोस्तों जो दूसरा तरह का म्यूचुअल फंड होता है वो होता है लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, तीसरा होता है दोस्तों मिड कैप म्यूचुअल फंड, और चौथा होता है दोस्तों स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। अब दोस्तों जो बड़ी बड़ी कंपनियां शेयर मार्केट में होती है उनको कहते हैं ब्लू चिप कंपनीज या लार्ज कैप कंपनीज। अब दोस्तों लार्ज कैप कंपनीज वो कंपनीज है जो मार्केट में बहुत अच्छे तरह से एस्टेब्लिश हो चुकी है, जिनका बिजनेस मॉडल एकदम क्लियरली डिफाइंड है, और उस बिजनेस मॉडल के तौर पर वो सालाना तौर पर कुछ ना कुछ प्रॉफिट डेफिनेटली कमाती है, उनको कहते हैं दोस्तों लार्ज कैप। एग्जांपल देना चाहूं तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा मोटर्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी, मारुति सुजुकी, दोस्तों ये सारे के सारे लार्ज कैप शेयर्स होंगे। अब दोस्तों जो मिड कैप कंपनीज होती है वो होती है मीडियम साइज की कंपनीज, मतलब कि दोस्तों जिनका टर्नओवर 50,000 करोड़ से नीचे होकर 5,000 करोड़ तक का भी हो सकता है, और दोस्तों ये कंपनियां अभी ग्रोइंग स्टेज में है, तो इनका आगे बढ़ने का पोटेंशियल भी ज्यादा है और दोस्तों इनका पीछे आने का पोटेंशियल भी ज्यादा है। इसीलिए दोस्तों मिड कैप कंपनीज में रिटर्न पोटेंशियल ज्यादा होता है तो थोड़ा सा रिस्क भी बढ़ जाता है। उसी तरह से दोस्तों जो 5,000 करोड़ से नीचे की कंपनीज है उनको हम कहते हैं स्मॉल कैप कंपनीज, क्योंकि इनका कैपिटल अभी बहुत छोटा है और इनका आगे बढ़ने का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, लेकिन इनका रिस्क का पोटेंशियल भी बहुत ज्यादा है। हो सकता है कि ये कंपनी अगले 5 साल में बर्बाद हो जाए, या हो सकता है ये कंपनी अगले 5 साल में मिड कैप लार्ज कैप भी बन जाए। तो दोस्तों स्मॉल कैप में आपका रिटर्न भी ज्यादा हो सकता है और आपका रिस्क भी ज्यादा हो सकता है। इसीलिए दोस्तों अगर रिस्क के पैरामीटर पे 3 तरह के फंड्स को मैं तोलूं तो लार्ज कैप में आपको रिटर्न्स ओके ओके आएंगे तो आपको रिस्क भी ओके ओके होगा। अगर मिड कैप को आप देखें तो अगर आपको रिटर्न्स का पोटेंशियल ज्यादा है तो आपका रिस्क का पोटेंशियल भी ज्यादा होगा। अगर दोस्तों अगर आप स्मॉल कैप देखेंगे तो इसमें रिटर्न्स का पोटेंशियल सबसे ज्यादा है तो रिस्क भी सबसे ज्यादा है। तो रिस्क के तौर पे दोस्तों लार्ज कैप सबसे कम पे आता है और स्मॉल कैप सबसे हायर साइड में आता है। लेकिन दोस्तों स्मॉल कैप आपको रिटर्न्स देने की ताकत भी रखता है। इसलिए दोस्तों जब भी आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने की बात कर रहे हैं तो आपको रिटायरमेंट के बाद में 90% जो आपका पैसा रखना है वो रखना है लार्ज कैप में, क्योंकि लार्ज कैप भी दोस्तों आपको 12 से 18% का रिटर्न देने की ताकत रखता है। और जनरली मैं देखा हूं मैक्सिमम लार्ज कैप अगर आप अच्छी अच्छी कंपनीज का लेंगे तो वो आपको डेफिनेटली 12% से ऊपर का रिटर्न देंगे। इनफैक्ट सम केसेस में 17-18% का भी लार्ज कैप में रिटर्न आ रहा है। और दोस्तों यहां पर आपका कैपिटल प्रोटेक्टेड रहने की मैक्सिमम चांसेस बन जाते हैं, और इसीलिए आपका 90% इन्वेस्टमेंट जो है दोस्तों वो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स में होना चाहिए। अब दोस्तों जो बचा हुआ 10% होगा वो आप 5% मिड कैप में डालिए, 5% स्मॉल कैप में डालिए, क्योंकि अगर आपके कैपिटल का 10% इधर उधर हो जाएगा तो आपको उतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ये 10% बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाता है तो हो सकता है कि आपके रिटर्न्स पोटेंशियल को हाई तरह से बढ़ा दिया जाए। इसलिए दोस्तों थोड़ा 5% का एक्सपोजर लेने में कोई बुराई नहीं है। ये बिल्कुल एक सोची समझी स्ट्रेटेजी हो सकती है और इससे हमको फायदा होने का लॉन्ग टर्म में बिल्कुल पॉसिबिलिटी बन जाती है। और इसीलिए दोस्तों मैं रिकमेंड करता हूं कि आप तीनों फंड में पैसा डालिए, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में। लार्ज कैप में 90% रखिए, मिड कैप में 5% रखिए और स्मॉल कैप में 5% रखिए। अब दोस्तों ये तो हमने जान लिया कि भाई म्यूचुअल फंड में पैसा डालना है तो किस तरह से डालना है, कहां डालना है। लेकिन दोस्तों अब अगला सवाल ये आ जाता है कि म्यूचुअल फंड में पैसा डालना कितना है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जानने के लिए हम अज्यूम करते हैं कि एक बंदा आज 60 साल की उम्र में रिटायर हुआ है और उसके पास 1 करोड़ का कॉर्पस है इन्वेस्ट करने के लिए। अब दोस्तों आप बोलेंगे भाई किस रिटायर आदमी के पास में 1 करोड़ का कॉर्पस होता है? तो दोस्तों कुछ लोगों के पास होता है, लेकिन मैं 1 करोड़ का फिगर एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूं क्योंकि इस 1 करोड़ के फिगर से दोस्तों मुझे कैलकुलेशन करने के लिए आसानी होती है और आपको कैलकुलेशन समझने के लिए आसानी होती है। लेकिन दोस्तों अगर आपके पास कम पैसा है, मतलब कि 50 लाख है, 30 लाख है, तो आप प्रो राटा बेसिस पर इसको कम कर सकते हैं। अगर मैंने बोला है कि भाई इसमें इतना पैसा डालना है तो आप उसको थोड़ा सा कम कर लीजिए तो आपके फिगर को भी सूट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों डिस्कशन के तौर पर मैं 1 करोड़ का फिगर लेके चलूंगा क्योंकि इससे कैलकुलेशन करने और समझने में आसानी होती है। तो दोस्तों समझ लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास रिटायरमेंट का कॉर्पस 1 करोड़ रुपए का आ चुका है और उसकी जो सालाना
मोटा मोटा तौर पर अच्छी जिंदगी जीने के लिए अगर उसको इनकम चाहिए साल का 4 से 5 लाख रुपए, तो दोस्तों उसने अपने कॉर्पस का कम से कम 70% दोस्तों फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में रखना चाहिए। क्योंकि जब वो 70 लाख रुपए तक का दोस्तों पैसा फिक्स इनकम में रखेगा, और अगर उसको साल का 8% के रेट से भी दोस्तों सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम से पैसा मिल रहा है, या 7.75 के रेट से दोस्तों उसको मंथली इनकम स्कीम पोस्ट ऑफिस में मिल जा रहा है, तो दोस्तों 70 लाख पे उसको कम से कम 4 से 5 लाख का सालाना इंटरेस्ट आ जाएगा, और इस पे वो बहुत हैप्पीली जिंदा रह सकता है। अब दोस्तों कुछ लोग बोलेंगे कि भाई जो भी एफडी के ऊपर या सीनियर सिटीजन सेविंग्स के ऊपर पैसा आता है उसमें आपको इनकम टैक्स लग जाता है। तो दोस्तों क्योंकि आपका सालाना इनकम 4 से 5 लाख के कम का है, आपको इस पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा। अगर दोस्तों आपका सालाना इनकम 10 लाख के ऊपर का है तो डेफिनेटली आपको टैक्स लगेगा। इनफैक्ट 7.5 लाख के ऊपर ही आपको टैक्स लगना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों 4 से 5 लाख तक तो उस व्यक्ति को चिंता करने की जरूरत नहीं है। मतलब कि दोस्तों अगर वो अपने कॉर्पस का 70% कहीं पर रख दे, फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट में रख दें, एफडीज में, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में, पोस्ट ऑफिस मंथली स्कीम में, तो दोस्तों डेफिनेटली उसका सालाना रिक्वायरमेंट आज की एज में सेटिस्फाई हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों जो उसका 30% फंड है, मतलब कि 1 करोड़ का 30% होता है 30 लाख रुपए, इसको दोस्तों उसको डालना चाहिए म्यूचुअल फंड में। और जैसे कि दोस्तों मैंने आपको कहा कि अगर आप 30 लाख का फंड लेके चल रहे हो तो उसमें से 90% मतलब कि 27 लाख रुपए दोस्तों आपको डालना है लार्ज कैप फंड में। आपको जो बचे हुए 3 लाख है उसमें से दोस्तों 1.5 लाख रुपए का फंड आपको मिड कैप फंड में डालना है, और दोस्तों उसमें जो तीसरा पोर्शन होगा, मतलब कि और जो बचा हुआ 1.5 लाख होगा, वो आपको स्मॉल कैप फंड में डालना। अब दोस्तों ये जो बचा हुआ 30 लाख रुपए आपने म्यूचुअल फंड में डाला था, इसको अगले 5 साल तक दोस्तों आपको टच नहीं करना। अगर हो सके तो अगले 10 साल तक इसको टच मत कीजिए। अब दोस्तों होगा क्या, अगर आप इसको मोटा मोटा तौर पर 90% लार्ज कैप, 5% मिड कैप और 5% स्मॉल कैप में डालेंगे, तो आपको जो एवरेज रिटर्न दोस्तों साल का आएगा वो आएगा 13 से 14% का। और दोस्तों ये मैं हिस्टोरिकली प्रूफ कर सकता हूं आपको। अगर आप निफ्टी का जो इंडेक्स है या सेंसेक्स जो इंडेक्स है, इसकी अगर आप हिस्ट्री ले ले, तो निफ्टी ने 10 साल के हॉरिजॉन में कम से कम 12 से 15% का दोस्तों ऑन एन एवरेज रिटर्न दिया ही दिया है। और म्यूचुअल फंड मैनेजर्स जो होते हैं दोस्तों, ये निफ्टी से ज्यादा एफिशिएंट होता है, तो जनरली ये लोग 15% से ऊपर का रिटर्न निकालने में सक्सेसफुल हो जाता है। अगर आप दोस्तों एसबीआई लार्ज कैप का एग्जांपल लें, तो उसका अगर आप 5 साल का इतिहास निकालेंगे तो 20% से ऊपर का रिटर्न उनको आ रहा है। अगर आप निप्पॉन इंडिया का लार्ज कैप फंड लें, तो दोस्तों वहां पर भी अगर आप 5 साल का इतिहास निकालेंगे तो 19 से 20% का दोस्तों आपको रिटर्न डेफिनेटली आ जाएगा। और इसीलिए दोस्तों मैं आपको कह रहा हूं कि ऑन एन एवरेज 12% से 15% का आप बिल्कुल कंजर्वेटिवली अपना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब दोस्तों जब हम 15% रिटर्न की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपको पता है क्या होता है। अगर आप 72 को 15 से डिवाइड करेंगे तो आपका पैसा हर 4 साढ़े 4 साल में दोस्तों डबल हो जाएगा। मतलब कि जो भी आपने 30 लाख रुपए डाले थे, वो अगले 4 से 5 साल में दोस्तों आपका पैसा डबल होने के चांसेस बन जाएंगे। चलिए ऐसा पकड़ते हैं कि 4 साल में डबल नहीं हुआ, 6 से 7 साल में डबल हुआ। मतलब कि अगर आप उसको अगले 10 साल के लिए रख लेते हैं, तो आपने जो 30 लाख रुपए डाले थे वो कम से कम 60 लाख से ऊपर तो हो जाएंगे, 70 से 75 लाख तक भी हो जाएंगे। अब दोस्तों आपका इनिशियल कॉर्पस कितना था, 1 करोड़ का, उसमें से 70 लाख रुपए आपने एफडी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में रखे थे। अब दोस्तों जो बचे हुए 30 लाख थे, अब वो बढ़ बढ़ के 60 लाख हो गए, ऐसा पकड़ के चलते हैं। वैसे तो 70-75 हो जाएंगे, पर फिर भी हम 60 पकड़ के चलते हैं। तो दोस्तों समय के साथ साथ जब तक आप 70 साल के हुए, तो आपके पास पैसा कितना बचा, आपका 70 लाख, जहां से आपको मंथली इनकम आ रहा था, और ये जो 30 लाख आपने इन्वेस्ट किए थे, ये बढ़कर हो गए 60 लाख रुपए। अब दोस्तों आपका टोटल कॉर्पस बन जाता है 70 + 60 1.3 करोड़ का। मतलब कि 10 साल में जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ी, आपने अपना कॉर्पस भी बढ़ा लिया। अब आपको क्या करना है, क्योंकि महंगाई बढ़ चुकी है, आपको जो 60 साल की उम्र में 4 से 5 लाख रुपए बहुत अच्छा फिगर लग रहा था घर चलाने के लिए, अब वो आपको कम पड़ने लगा है। अब आपको ये जो बढ़ा हुआ 60 लाख है दोस्तों, इसमें से जो आपका 30 लाख बढ़ गया, वो आप वापस फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट में डाल दीजिए। तो आपका टोटल फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट में कितना हो जाएगा, 70 लाख + 30 लाख, वो हो जाएगा 1 करोड़ रुपीस। तो अब दोस्तों 1 करोड़ रुपीस के ऊपर अगर आपको 7 से 8% का इनकम मिल रहा है सालाना, तो आपका सालाना इनकम अब जो 4 से 5 लाख था, वो बढ़ के हो गया 7 से 8 लाख रुपए का। मतलब कि अगर महंगाई बढ़ी है तो आपकी मंथली इनकम भी यहां पर बढ़ी है। अब दोस्तों क्योंकि जो बढ़े हुए 60 लाख में से हमने 30 लाख वापस डाले थे, फिर हमारे पास 30 लाख रुपए बच जाता है। अब दोस्तों इन 30 लाख रुपए को हमको फिर से म्यूचुअल फंड में डाल देना है और इसको फिर से बढ़ने के लिए छोड़ देना है। अब दोस्तों इससे होगा क्या, जब आप स्ट्रेटेजी करेंगे कि 1 करोड़ में से 70 लाख रुपए मैंने फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में रख दिए, 30 लाख रुपए मैंने म्यूचुअल फंड में रख दिए, तो हर 6 साल में दोस्तों आपका जो ये पैसा होगा म्यूचुअल फंड का, वो डबल हो जाएगा।
तो आपने जितना भी 30% रखा था वो आप वापस से निकाल कर अपने फिक्स इनकम में ऐड कर सकते हैं। फिर भी जो ओरिजिनल कैपिटल म्यूचुअल फंड का था दोस्तों वहीं पर बचा हुआ रहेगा, मतलब कि वो 30 लाख वहीं पर रहेगा। इसको जब आप फिर से इन्वेस्ट करेंगे तो ये अगले 6 साल में फिर डबल हो जाएगा। और अगर दोस्तों आप 80 साल तक जिंदा रह जाते हैं, जो मैं चाहता हूं कि आप डेफिनेटली रहे, तो दोस्तों हर 6 साल में आपके पास 30 से 40 लाख रुपए का एडिशन होते रहेगा। या आपका जो भी रिटायरमेंट कॉर्पस स्टार्टिंग में था उसका 30% दोस्तों हर 6 साल में उसमें ऐड होते रहेगा। और इससे जो आपकी इनकम है वो कंटिन्यूअसली बढ़ते जाएगी। जब आपने 60 साल की उम्र में 4 से 5 लाख का सालाना इनकम का टारगेट किया था, आप जब तक 66 या 67 एज के हो जाएंगे तब तक दोस्तों आपकी इनकम 7 से 8 लाख हो जाएगी। जब आप 72 73 हो जाएंगे तब दोस्तों आपकी इनकम 10 लाख के आसपास आ जाएगी। जब आप 80 साल के आसपास आ जाएंगे दोस्तों तब आपकी सालाना इनकम भी तकरीबन 12 से 13 लाख रुपए तक आ जाएगी। और इसी के साथ दोस्तों आप अपने एज के साथ साथ अपने इनकम का पोटेंशियल भी धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं, और वो भी बिल्कुल सेफ तरीके से, कोई भी दिमाग को तनाव ना देते हुए। और इसीलिए दोस्तों म्यूचुअल फंड में सब रिटायरीज को रिकमेंड करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ चुकी होगी कि म्यूचुअल फंड में पैसा डालना क्यों जरूरी है, म्यूचुअल फंड होता क्या है, और म्यूचुअल फंड में किस तरह से पैसा डालना है, और पैसा डालने के बाद कब वो पैसा निकालना है, कितने दिन तक वो पैसा इन्वेस्टेड रखना है। तो दोस्तों अगर ये बेसिक चीजें आपको समझ में आ चुकी होंगी तो आप अपना रिटायरमेंट के बाद का फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत अच्छे तरह से कर सकते हो, और डेफिनेटली इन्फ्लेशन या महंगाई को बीट भी कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आज के इस एपिसोड ने आपकी जिंदगी में एक छोटा सा वैल्यूएशन जरूर किया होगा। अगर दोस्तों आपको इस एपिसोड में वैल्यू दिखी है तो जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, ताकि उनकी जिंदगी में भी एक छोटा सा वैल्यूएशन हो सके। अगर दोस्तों मैंने इस वीडियो में जो भी विचार आपके सामने रखे हैं इससे आप सहमत हैं तो मुझको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। अगर दोस्तों लगता है कि मैंने कहीं पर गलती कर दी या मैंने कुछ गलत गाइड कर दिया तो वो भी दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि जब आप ऐसा फीडबैक देते हैं तो उससे हमारे एपिसोड और बेहतर बनते हैं, हमारी रिसर्च और बेहतर बनती है, और मुझे समझ में आता है कि भाई ऑडियंस को चाहिए क्या। तो वो हिसाब से दोस्तों मैं आपके लिए बेहतरीन से बेहतर कंटेंट लेके आ सकता हूं। तो चलिए दोस्तों जल्दी मिलेंगे एक नए डिस्कशन के साथ, तब तक के लिए सब्सक्राइब करते रहिए हमारा चैनल वैल्यू एडिशन। धन्यवाद।